जब चांदनी रात होती है तो सीप पूरी तरह से खुल जाती है, और जब केकड़ा यह देखता है तो वो उसमें पत्थर या समुद्री शैवाल का एक टुकड़ा फेंक देता है, और सीप फिर से कभी बंद नहीं हो पाती, और तब केकड़ा उसके मांस का लुत्फ उठाता है। ऐसा ही उस व्यक्ति का भाग्य होता है जो अपना मुंह बहुत ज़्यादा खोलता है और इस तरह खुद को सुनने वाले के दया पर छोड़ देता है। लियोनार्डो दा विंची। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा लॉ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब जब आप शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे आप उतने ही आम दिखेंगे और आप उतने ही कम नियंत्रण में होंगे। मगर आप जितना अपनी बात को कम शब्दों में और स्पष्टता के साथ रखेंगे, आपकी आम बातें भी उतनी ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण रूप ले लेंगी। इसलिए शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और डराते हैं। जैसे वह कोरियोलिनस की आग उगलती जबान ही थी जिसने उसे लोगों की नज़र में हीरो से विलेन बना दिया, और लुइस 14 की कम बोलने की आदत ने उसे उसके सातिल मिनिस्टरों से बचाए रखा। यह कहानी है ग्रेट मिलिट्री हीरो ऑफ रोम जीनियस मार्सियस की, जिसे कोरियोलिनस भी कहा जाता है। 5th सेंचुरी के पहले हाफ में उसने रोम के लिए कई इंपॉर्टेंट बैटल जीते थे। उसने कई बार मुसीबतों से शहर को बचाया था। चूंकि ज़्यादातर समय जंग के मैदान में बिताने की वजह से उसे बहुत कम ही लोग पर्सनली जानते थे, लेकिन एज ए वार लेजेंड उसकी कहानी रोम के गली गली में सुनाई जाती थी। 454 बीसी में वह डिसाइड करता है कि अब वह जंग का मैदान छोड़कर पॉलिटिक्स में हाथ आजमाएगा, और वह काउंसलर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। और यह इलेक्शन का नियम था कि जो भी काउंसलर के पद के लिए इलेक्शन में खड़ा होगा उसे पब्लिक को एड्रेस करना पड़ेगा। कोरियोलिनस जहाँ जाता वहाँ अपने 17 साल के जंग में खाए हुए जख्मों के निशान को दिखाता, अपनी वीरता की कहानी सुनाता। कुछ लोग उसके लंबी स्पीच सुनते और बहुत लोग नहीं भी सुनते, मगर कुछ लोग तो इतने भावुक हो जाते कि उनकी आंखों में आंसू भर आते। धीरे धीरे ऐसी हवा चली कि अब यह तय माना जा रहा था कि वह आसानी से जीत जाएगा। जब इलेक्शन का दिन आया तो नियम के मुताबिक उसे आखिरी स्पीच देने के लिए बुलाया गया, लेकिन उस दिन उसकी चाल ढाल बदली बदली नजर आ रही थी, मानो इलेक्शन से पहले ही वो काउंसलर बन गया। ना तो उस दिन उसके भाषण में उसके घाव का जिक्र था और ना ही देशभक्ति की कहानियाँ। उल्टा वह देशभक्ति पर घटिया जोक मार रहा था। उस दिन वह अपने भाषण में सिर्फ अमीरों और राजशाही की बात कर रहा था। उसने कहा था कि वह रोम को अमीरों के लिए जन्नत बना देगा। उसके शब्दों से उसके घमंड की बू आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से लोग उस दिन उसकी बात सुन रहे थे, और उसके कहे हुए शब्द इतनी जल्दी पब्लिक में फैले कि लोगों ने मन बना लिया कि अब उन्हें कोरियोलिनस को किसी भी तरह जीतने नहीं देना है। और ऐसा ही हुआ। कोरियोलिनस हार गया, और हार का बदला लेने की चाहत और जिल्लत की आग को दिल में लिए हुए जंग के मैदान में वापस चला जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे यह मौका मिलता है कि वह रोम के लोगों से बदला ले ले। हुआ यह कि रोम में एक अनाज से भरा हुआ जहाज आया, जिसे वहाँ की सीनेट फैसला लेती है कि वह अनाज को रोम के लोगों में बांट देगी। लेकिन तभी वहाँ कोरियोलिनस आता है, जो सीनेट को बताता है कि अगर लोगों में अनाज फ्री में बांटा गया तो यह शहर के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से सीनेट कोई फैसला नहीं ले पाती और लोगों में अनाज नहीं बंट पाता। लेकिन कोरियोलिनस यहीं नहीं रुकता। वह कहता है कि डेमोक्रेसी जहर की तरह है और इलेक्शन बकवास, इसकी जगह पर सत्ता कुलीन लोगों के हाथ में दे देनी चाहिए। और जब यह बात लोगों को पता चलती है तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग डिमांड करने लगते हैं कि कोरियोलिनस पब्लिक में आकर सबसे माफ़ी मांगे, लेकिन कोरियोलिनस ऐसा नहीं करता, जिससे मामला और बिगड़ता जाता है। कुछ दिन में विद्रोह जैसी नौबत आ जाती है। तब सीनेट ये फैसला लेती है कि लोगों में अनाज बांट दिया जाएगा, लेकिन तब भी लोग कोरियोलिनस की माफ़ी से नीचे कुछ सुनना नहीं चाहते थे। तब मजबूरन कोरियोलिनस सबके सामने माफ़ी मांगने आता है। पहले तो उसका लहजा नर्म होता, लेकिन धीरे धीरे वह लोगों को कोसना शुरू करता है। उसकी स्पीच नफरत और घमंड से भरी होती है। वह जितना बोल रहा होता है, लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है। लोगों की भीड़ बेकाबू होने लगती है, और अंत में सीनेट ये फैसला लेती है कि कोरियोलिनस को तार्कियन पहाड़ी के नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन कुछ कुलीन लोगों के बीच बचाव से उसकी सज़ा को देश निकाला में तब्दील कर दिया जाता है। और जब यह बात लोगों को पता चलती है
कि रोम का ग्रेट मिलिट्री हीरो अब कभी शहर में वापस नहीं आएगा, तो लोग झूम झूम कर इतनी खुशियां मनाते हैं कि जितना कि कभी उन्होंने दुश्मन के हार पर भी नहीं मनाया होता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने एक हीरो को विलेन बना दिया, और उसकी वजह थी उसका बड़बोलापन। और इस तरह ज़्यादा और गलत शब्दों के चयन की वजह से एक जंग के मैदान का सूरमा, कई विपत्तियों से अपने शहर को बचाने वाला रक्षक, अपने आप को अपने ही लोगों से नहीं बचा पाया। क्योंकि जब वह जंग के मैदान में था, लोग उसे उसके कहानियों से जानते थे, लेकिन जब वह उसके सामने था तो लोग इसका आकलन उसके बातों से करने लगे। और अचानक वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा लोगों ने कल्पना की थी। क्योंकि जवान एक जंगली जानवर की तरह होता है जो बार बार अपने पिंजड़े को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है, और अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह आपको इतना दुख देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि शक्ति उन लोगों को नहीं मिल सकती जो अपने शब्दों के खजाने को बर्बाद कर देते हैं। यह कहानी है फ्रांस के राजा लुइस 14 की, जिसकी कोर्ट में जब भी कोई अर्जेंट मैटर आता तो मिनिस्टर और नोबल्स उस पर रातों विचार विमर्श करते, बहस करते, कमियां निकालते और फिर उस पर बहस करते। लेकिन फाइनली वो मोमेंट आ जाता जब उन्हें यह डिसाइड करना होता कि उनमें से वह दो कौन लोग होंगे जो राजा के सामने उस मसले के दोनों एस्पेक्ट को रखेंगे, ताकि राजा उस पर कोई डिसीजन ले सके। लेकिन यही उनकी मुश्किलें कम नहीं होती थी। इसके बाद उन्हें यह डिसाइड करना होता था कि वो अपनी बात राजा से कैसे कहें ताकि राजा उस पर नाराज ना हो और बात राजा को अपील भी कर सके। और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी डिसाइड करना होता था कि उस मसले को रखते समय उनके फेस का एक्सप्रेशन क्या होगा, उन्हें कौन सा समय चुनना होगा और वारसाए पैलेस के किस पार्ट में राजा को यह बात बतानी होगी। क्योंकि राजा उनके लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। वह जब भी उससे कोई बात कहते, राजा उसे खामोशी से और पेचीदगी से सुनता और उसके जवाब में सिर्फ इतना कहता, आई शैल सी। और इसके बाद उस मसले पर कोई डिस्कशन नहीं होता। उन्हें राजा का डिसीजन उसके द्वारा उस मसले पर लिए गए एक्शन से पता चलता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण लुइस 14 के मिनिस्टर उसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वह थी उसकी खामोशी, जिसके कारण उसे प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल। क्योंकि आपके शब्द होते तो छोटे हैं, लेकिन दुनिया के सामने आपकी शख्सियत के राज को खोलने के लिए काफ़ी हैं। और इसलिए लुइस 14 कब क्या सोचता था, कब क्या करता था और उसका किस बात पर कब क्या रिएक्शन होगा, किसी को मालूम नहीं। और इसलिए लुइस 14 को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स भी कहा जाता है। और उसका फेमस रिमार्क है लिटेट सिएट मोई, मतलब आई एम द स्टेट, जो है तो पॉलिटिकल रिमार्क, मगर यह चार शब्द उसके इंटेंशन को भी शो करते हैं कि जो है वही है, ना उसके बाद कोई है ना उससे पहले कोई है, सारी ताकत उसी के पास। और अंत में लुइस की चुप्पी ने उसके आसपास के लोगों को भयभीत और उसके नियंत्रण में रखा, और यही उसकी शक्ति की नींव में से एक थी। बट द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट वी डू। सत्ता कई मायनों में दिखावे का खेल है, और जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने से ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखाई देते हैं। आपकी चुप्पी दूसरे लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि इंसान एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन की मशीन है। और अगर आप जो बोलते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई भी आपके इरादों को या आपके अर्थ को भेद नहीं सकता। और इतना ही नहीं, आपकी खामोशी दूसरे को इतना विचलित कर देगी कि वह आपको प्रोवोक करने के चक्कर में खुद के कई राज आपके सामने खोल देगा। लेकिन जीवन में हर समय खामोश रहना भी आपके लिए घातक हो सकता है, स्पेशली तब जब आपको प्रताड़ित किया जा रहा हो, आपको स्पष्टीकरण देना हो या अपनी बात रखनी हो। तो खुलकर बोलिए और मुखर होकर बोलिए, लेकिन सधे हुए शब्दों में और शालीन लहजे में। क्योंकि जितना आप कम बोलेंगे, आप उतने ही गहरे और रहस्यमयी दिखेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।